नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। 9 साल किसी भी विपक्षी पार्टी द्वारा, यानी कि देश में जब से देश को आजादी मिली उसके बाद से निरंतर देश में कांग्रेस का शासन था। इसलिए बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के तौर पर हमेशा देखी जाती रही हैं। किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार, जिसको हम पहले विपक्ष कहते थे, अब तो गैर कांग्रेसी कहना ठीक रहेगा, क्योंकि अब विपक्ष जो है वो दरअसल कांग्रेस है, लंबे समय से विपक्ष में है कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां। लेकिन किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार का ये सबसे लंबा पीरियड है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सरकार ने लंबी अवधि तक शासन किया है, बल्कि साथ में बड़ी बात यह भी है, नरेंद्र मोदी सरकार का जो पहला टर्म था वो पूर्ण बहुमत का था। कम से कम 2 या 3 दशक के बाद भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। और 2014 के बाद जब 2019 में यह सरकार आई तो पहले से ज्यादा बहुमत लेकर आई। मोदी सरकार का दावा है कि 9 साल में उसने गरीब कल्याण के, सुशासन के और देश को हर मोर्चे पर मजबूत बनाने के कई काम किए हैं। सरकार का दावा है कि वैश्विक मंच पर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सुरक्षा के मंच पर और साथ साथ जो है विदेश नीति के स्तर पर, गरीब कल्याण के स्तर पर, हर क्षेत्र में सरकार की ढेर सारी उपलब्धियां। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष कहता है कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। विपक्ष के पास अपने आंकड़े हैं, सरकार के पास अपने आंकड़े हैं। जाहिर सी बात है, इन आंकड़ों में भी बहुत कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर देश की जनता क्या सोचती है, यह बड़ा सवाल है। देश की जनता का फैसले के लिए हमको फिलहाल 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 2024 में देश की जनता अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन आज सवाल यह है कि 9 साल में देश का हाल क्या है। 9 साल क्या है देश का हाल, दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे होंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को शुरू करें, आइए एक छोटी सी फिल्म देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दावे हैं और कुछ ऐसी झलकियां हैं जो आपको इस सरकार के 9 साल की कुछ जो चीजें हैं उनकी याद दिला देगी। ये फिल्म देखिए, उसके बाद आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसी सप्ताह केंद्र में एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे, नए भारत के निर्माण के रहे। बीते 9 वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। 2014 से पहले के दशक में इतिहास के घोटालों के हर रिकॉर्ड टूट गए थे। इन घोटालों ने सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे क्षेत्रों का किया था जो विकास में पीछे रह गए थे। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट,
एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। जब कोरोना कोविड के खिलाफ दुनिया लड़ रही थी, एक एक व्यक्ति को जिंदगी बचाने के लिए एक एक परिवार जूझ रहा था। संकट बड़ा गहरा था। विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी कोविड के सामने घुटने टेक चुके थे। उस पल को याद कीजिए, हमने भी अपने कई परिवारजनों को खोया है। उस दुख, उस दर्द को हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन जब मैं पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला, हर किसी की आंख में, जब हम उससे आंख मिलाते थे, वो भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। दुनिया के कोटि कोटि लोगों की जिंदगी भारत की दवाइयों ने, भारत की वैक्सीन ने, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों को संभालते संभालते औरों को भी संभालने में हम पीछे नहीं रहे। 26 मई 2014 से पहले देश भर में एक बेजारी का आलम था, निराशावाद। दुनिया भी हिंदुस्तान को कोई बड़ी अच्छी निगाह से नहीं देखती थी। सब घोटालों का देश है, स्कैंडल्स का देश है। हिंदुस्तानी को भी हिंदुस्तानी होने पर थोड़ा सा कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम का एहसास नहीं होता था। हमारे युवा बाहर जाने को उत्सुक थे कि यहाँ पर तो अब कोई भविष्य नहीं रहा, यहाँ वंशवाद है, वही भतीजावाद है, और जो घोटालों से फ़ायदा लेगा उसी को है। आज हिंदुस्तान का रुतबा इतना यकदम बढ़ गया। मोदी जी सबसे अधिक कदावर नेता विश्व के बनकर के उभरे हैं और दुनिया हिंदुस्तान को इज्जत की निगाह से देखती है। तो आपने ये कुछ दावे सुने सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा और साथ साथ जो तमाम सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, और खास करके कुछ ऐसी उपलब्धियां जिनकी तरफ सरकार बार बार इशारा करती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, विपक्ष के अपने सवाल हैं, उन सवालों को भी हम उठाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान होंगे उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे, उनके अपने सवाल होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी मेरे पास मेहमान होंगे। लेकिन उससे पहले दो टूक का आज का सवाल आपके सामने। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज का मेरा सवाल, मोदी सरकार ने पूरे किए 9 साल, सरकार के अपने दावे पर विपक्ष करे सवाल, सही कौन? क्योंकि जनता को यह तय करना है। तो मोदी सरकार ने पूरे किए 9 साल, सरकार के अपने दावे पर विपक्ष करे सवाल, सही कौन? यह मेरा आज का सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 गेस्ट, 4 मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ कांग्रेस के नेता कमरू चौधरी जी जुड़े हैं इस डिबेट में। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी। और मेरे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे। प्रेम शुक्ला जी, आप 9 साल हुए, आप अपनी लगातार उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस ने 9 सवाल जो है वो जारी किए थे। कहा था 9 साल पे इनके 9 जवाब। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको लेकर कांग्रेस बार बार, विपक्ष बार बार हमलावर होता है, विपक्ष कहता है इन बड़ी समस्याओं का, उसमें उनका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और देश में नफरत का माहौल है। महंगाई, बेरोजगारी और देश में नफरत का माहौल है जो 9 साल में आपने दिया है। क्या कहेंगे सर आप? पहले बेरोजगारी से शुरू करता हूं। अभी ही ईपीएफओ के आंकड़े आए हैं और 1.39 करोड़ लोगों को
ईपीएफओ में, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन उनके एम्प्लॉयर ने किया, अगर साल भर में 1.39 करोड़, अगर कोई किसी को रोजगार नहीं देगा तो उसका एम्प्लॉयमेंट ईपीएफओ अकाउंट ओपन नहीं करेगा ना, उसे पैसा डिपॉजिट करेगा वो। इससे अधिक प्रामाणिक कोई आंकड़ा रोजगार को लेकर हो नहीं सकता। और जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक रोजगार होता है तो भारत में कहा जाता है कि 9 रोजगार वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, 10% का। यही अर्थतंत्र के तमाम जानकार कहते रहे हैं। तो 1.39 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दें तो एक वर्ष में रोजगार क्या सृजन हुआ, ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आप वो 9 गुना ना भी करें तो भी 1.39। तो आप जो मुझे बताइए कि जो कांग्रेस का कार्यकाल 1952 में मांगता हूं, क्योंकि 6 साल अंतरिम सरकार थी वो, उसमें हो सकता है जवाहरलाल जी ने कुछ काम ना किया हो या अवसर न मिला हो नरसंहारों के अतिरिक्त। तो शेष जो कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष बता दें, 5 वर्ष बता दें वो, जब ईपी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें 2013-14 में जब ईपीएफओ के बारे में एक प्रश्न पूछा गया संसद में, तत्कालीन श्रम मंत्री आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि कुल मिला के 14 करोड़ समथिंग, कुछ आगे पीछे आंकड़े, ये ईपीएफओ के टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे पूरे जब से आजाद हुआ भारत तब से। उसमें से 8 करोड़ इनऑपरेटिव थे, 6 करोड़ 50 लाख ही ईपीएफओ के आंकड़े थे रोजगार में, जिनके लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो सिर्फ 6,50,000 के आंकड़े थे। और 1.39 एक साल में जुड़ जा रहे हैं उसमें, और बेरोजगारी बढ़ गई है। अब महंगाई पर आते हैं। महंगाई आपको याद होगा अशोक जी, 2004 में जब अटल जी ने के हाथों से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सत्ता के सूत्र संभाले, तब पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 32 रुपए था, डीजल 22 रुपए प्रति लीटर था, 76 रुपए प्रति लीटर 2014 में जब मनमोहन सिंह जी के हाथों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान ली। और उस बीच में ऑयल बॉन्ड अलग था जिसका पेमेंट आपको 2018 से करना था। ठीक है। यानी ऑयल बॉन्ड पर निकालने के बाद भी जनता की जेब पर कितना भारी बोझ डाला हुआ था। आज 76 का 100 हो गया तो बहुत महंगाई बढ़ गई। अब मुद्रास्फीति दर देख लीजिए आप, मुद्रास्फीति दर जब भारत जो है अर्थव्यवस्था के गोल्डन युग में हो सकता था, क्योंकि अटल जी ने जो पर आप ग्रोथ रेट छोड़ा था वो 8.5% का था, मनमोहन सिंह ने छोड़ा तो 4.5% का ग्रोथ रेट छोड़ा। और उस अच्छे गोल्डन पीरियड में मुद्रास्फीति दर प्रति वर्ष औसतन 10% की थी। कोरोना की महामारी में जब कहीं 126% मुद्रास्फीति दर है, कहीं 56% है, कहीं 58% है, 10% से अधिक मुद्रास्फीति दर संभवतः किसी देश में शेष नहीं है। तब कोरोना में हाईएस्ट मुद्रास्फीति की दर 6.5% होती है और 4.8% पिछले तिमाही की मुद्रास्फीति की दर है। तो महंगाई किसके जमाने में ज्यादा थी भाई? अब नफरत की बात। एक मिनट प्रेम जी, आपको रोकता हूं क्योंकि ये दो आपने, और मुझे अच्छा लगा कि आपने आज आंकड़ों के साथ बात की है आपने, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं विपक्ष के पास अपने सवाल होंगे, इस सवाल पे मैं आऊंगा, नफरत वाले इश्यू पे आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ये दो सवाल, क्योंकि बीजेपी सरकार से बीते 9 साल में और जो बीजेपी सरकार पे ज्यादातर हमले होते रहे हैं इस सरकार पर, वो यही होता है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, जिसको लेकर प्रेम जी ने एक विस्तृत जवाब दिया। मैं चाहूंगा इस पर रिएक्शन ले लूं, फिर मैं नफरत वाली जो बात है उस पर भी आऊंगा और अन्य मुद्दों पर भी डिबेट को खोलूंगा। तो कमरू चौधरी जी, प्रेम जी ने एक आंकड़ा दिया ईपीएफओ का, आपको लगता है कि ईपीएफओ के आंकड़े को आधार बनाकर हम ये डिबेट कर सकते हैं क्या, इस विषय पे आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए अशोक जी, सबसे पहला बात यह है, आंकड़ों का जाल में देश को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि आंकड़े जो आज के डेट में भाजपा सरकार ने जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है, वो हमने देखा जीडीपी के मामले में भी किस तरह से उन्होंने रिवाइज्ड जीडीपी का कैलकुलेशन उन्होंने बनाया था। अब रही बात, देखिए हम मुद्दे पे आ रहे हैं, ईपीएफओ का जहां तक बात है, आप प्रोविडेंट फंड किसके पास होता है अशोक जी? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। अगर यही बात ईपीएफओ को लेकर देश का तरक्की का बात करते प्रेम शुक्ला जी, तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल क्यों मुफ्त में दे रहे? एक सीधा सा सवाल है। आज बेरोजगारी इस कदर पहुंच चुकी है कि जब मनमोहन सिंह के जमाने में 68% लोग एम्प्लॉयबल थे, आज के डेट में वो 40% लोग एम्प्लॉयबल हो गए। जब अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट जिस तरह से कोविड का वजह से कुछ बढ़ा हो,
इनका नोटबंदी का वजह से बढ़ा है, जीएसटी का लागू करने से बढ़ा है, ये सब ये बात नहीं करेंगे। ये अगर रास्ता मापेंगे, पहले कोरोना का यूपीए के टाइम में रास्ता हम मापते थे कैसे, एक रास्ता 2 लेन हो, 3 लेन हो, 4 लेन हो, वो 1 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का गिनते थे। आजकल गडकरी जी का नया फॉर्मूला है, 1 किलोमीटर लेन होता है उनका, मतलब 4 लेन जा रहा है रास्ता, वो तो 4 किलोमीटर गिनाएगा वो। लेकिन ये इस तरह से आंकड़ों का जाल में देश को मत डुबाइए। देखिए 9 साल में सर एक मिनट कमरू जी, एक मिनट नहीं, आप एक मिनट नहीं, आपको मैं पूरा समय दूंगा सर। मैं चाहता हूं कि हम अगर एक गंभीर डिबेट कर रहे हैं तो पूरी गंभीरता से आप, क्योंकि मैं बाकी जो आप कह रहे हैं, पहली बात मैं 2 चीजें उठाना चाहता हूं। एक, आपने कहा कि भाई ईपीएफओ के आंकड़े को लेकर, आपने कहा आंकड़ों को लेकर इस सरकार ने जो है आंकड़े वो कर, वो प्रेम जी जवाब देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर 1 लेन की सड़क जो है बनती है और वही सड़क अगर 4 लेन की बनती है तो उसकी काउंटिंग तो उतनी होगी ना। उसमें कौन सा, उसमें कोई अर्थ, उसमें कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है। अगर एक सड़क जो है, एक सड़क एक फुट की बनती है और एक सड़क 4 फुट की बन रही है, तो वो तो बनने में इतना तो एक आम आदमी भी समझेगा। आंकड़ों का संजाल छोड़ दीजिए। तो उसके अलावा आप बताइए कि आपकी आपत्तियां किन चीजों पर हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है अशोक जी, आंकड़ों पे मैं हर एक पॉइंट पे मैं ऑयल बॉन्ड्स का जिक्र उठाया, उस पर भी मैं बहस कर लूंगा, लेकिन मुद्दा कहीं भटक जाएगा। मुद्दा जो मेन है, 9 सालों में अगर मोदी जी ने कुछ देश के लिए किया हो, क्या नहीं हो, वो तो देश का जनता जान रही है, जनता जनार्दन है। लेकिन मैं समझता हूं कि भैया 9 साल में किसी का तरक्की हुआ है कि नहीं, किसी का पक्का मकान बना है कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हजारों 5 स्टार भाजपा के दफ्तर बन गए, इतना तो जरूर बात हमको समझ में फिर आप नैरेटिव में जा रहे हैं। कमरू जी एक मिनट, अब आप मुझे इतने साल हो गए डिबेट करते हुए, मैं आज देख रहा हूं, आज प्रेम जी ने एक आंकड़े दिए, आपने उन आंकड़ों को फर्जी बताकर आप ले गए बीजेपी ने दफ्तर बनाए। ये नैरेटिव, सुनिए एक मिनट सर, आप ये कह सकते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है आप इसको, लेकिन जब एक सामने सरकार की तरफ से, सरकार जो सत्ताधारी पार्टी है उसका एक व्यक्ति आंकड़ों पे बात कर रहा है, नैरेटिव्स पे नहीं जा रहा, आप नैरेटिव्स पे जा रहे हैं, तो उससे एक मैसेज जा रहा है कि आप आंकड़ों से भाग रहे हैं। आप साबित करिए कि आंकड़े गलत है। मैं प्रेम जी से सवाल पूछूंगा उसके बाद। नैरेटिव बीजेपी ने ऑफिस बना लिए, लोग संतुष्ट नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये तो हम सुनते हैं सर, लेकिन आज आंकड़ों पर प्रेम जी ने शुरुआत की, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूं उसी तरह से गंभीरता से हम लोग डिबेट करें तो ज्यादा अच्छा लगा। आप इस आज का सभा का आप हो मालिक हो, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा डिबेट ले। नहीं सर, मालिक जनता है, इस देश की मालिक जनता है। मैं बताता हूं, 20,000 करोड़ का जो ऑयल बॉन्ड्स का इन्होंने जिक्र किया है, आपको मालूम है उसका हकीकत क्या है? आप बोलते हैं कि तेल का महंगाई दर जो है कि 106 रुपया कलकत्ता में पेट्रोल बिक रही है, मनमोहन सिंह जी का टाइम में 74 बिक रहा था। अगर सिलेंडर 400 रुपया यूपीए का टाइम में था, आज 1200 रुपया बिक रहा है। इसका वजह क्या ये बताएंगे आपको कि ऑयल बॉन्ड्स जो मनमोहन सिंह जी ने दिया था। अब वो ऑयल बॉन्ड्स कब से रिटायर हो रहे हैं ये तो नहीं बोल रहे कि आज के डेट में वो इफेक्ट होंगे कि 2023 से चालू होंगे, 2026 में जाकर बंद होंगे, खत्म होंगे ये 20,000 करोड़ वापस देना। ये तो लोगों को ये समझाएंगे नहीं। हर साल आपका कितना रुपया का महंगाई आ रहा है ऑयल बॉन्ड्स की वजह से। आपने जो सेस लगाया है ऑयल का ऊपर में, वो कितना रुपया आपने कलेक्ट किया है आज तक? लगभग 4-4.5 लाख करोड़ आपने कलेक्ट कर चुके हो। तो ये पैसा किसका है? लोगों से छीन कर आपने तेल के दाम को बढ़ाकर आप लोगों से ले रहे हो। अब फायदा किसको पहुंचा रहे हो? आप अपने क्रोनी दोस्तों को बचा रहे हो, अदानी को पहुंचा रहे हो। आज देखो 6-7 एयरपोर्ट गिरवी रख चुके हम अदानी के पास में, 6-7 तो बड़ा बड़ा पोर्ट हम दे चुके अदानी को, कोयला माइंस हम दे चुके अदानी को। अरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने निकाला था ब्रिटिश के शासन को लेकर, आज फिर से आपने बैकडोर में ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर अदानी का रूप में ले आए। आपने एलआईसी को बेच दिया, आपने एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट। ओके सर, एक मिनट फिर आप नैरेटिव्स पर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आज डिबेट थोड़ी गंभीरता से हो जाए, क्योंकि आप फिर नैरेटिव्स पर जा रहे हैं। एलआईसी बेच दिया, एलआईसी का अभी प्रॉफिट जो आया वो सबके सामने है, 450% से ज्यादा एलआईसी का। सर एक मिनट सर, फिर आप कहेंगे कि वो एलआईसी का, फिर आप कहेंगे आंकड़े गलत दिखा रहे हैं। मैं यही कहता हूं, मैं यही कहता हूं, नहीं ये सर सुनिए सर,
इसी पे नहीं मेरा कमरू जी प्रश्न सुनिए, समय देना होगा। ये कमरू जी सुनिए, आंकड़ों को लेकर के हर सरकार जो है अपने आंकड़े देती है और हर बार विपक्ष चाहे आप हो या ये हो, ये कहते हैं ये आंकड़े जो है ये फर्जीवाड़ा है। मुझे समझ में नहीं आता फिर लोगों को किस आधार पर डिबेट करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, आपने जो प्रश्न उठाए प्रेम जी जवाब दे दे, उसके बाद मैं जो है अश्विनी जी को और साथ साथ जो है मैं राजकुमार भाटी जी को इस डिबेट में लेकर आऊंगा। प्रेम जी एक छोटा सा मुद्दा, उन्होंने एलपीजी गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस सिलेंडर की बात की। 2004 में एलपीजी गैस कह रहे हैं सबसे, एक मिनट, आप एलपीजी पर है, उससे पहले बड़ी बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि आपने आंकड़ों को जो है अलग तरीके से देखना शुरू करा। कैसे गलत देखेंगे? ईपीएफओ का जो है डाटा रिकॉर्ड ही 2014 तक नहीं बनाया गया था, वो डाटा रिकॉर्ड ही 2014 में अपडेट हुआ। आप 10-10 साल तक जो है ईपीएफओ के डाटा रिकॉर्ड नहीं बनाते थे, आपकी सरकार की दशा थी। और आपने 2012-13 में संसद में उत्तर दिया है, आपके श्रम मंत्री ने, आपके श्रम मंत्री कहते थे कि हमको 5 से 10 साल जो है ईपीएफओ, अब तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? ऑर्गेनाइज सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे? कैसी बहस कर रहे हैं? अभी आप ही कह रहे हो ना, फर्जी की बात है। जो लोग वहां पे जाकर धरना दे रहे थे, जो धरना दे रहे थे, अब सुनिए सर, एक मिनट, अब सुनिए उनको जवाब देने दीजिए ना कमरू जी, उनको जवाब तो देने दीजिए। और इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे हुए महाजन जी, पूछ लीजिए और किसी से पूछ लेना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो देश में 10% होता है, 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट है। ये आप लगातार आपके अर्थवेत्ता कहते रहे हैं, कांग्रेस के तमाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी यही राय रही है। अब अगर 1.39 करोड़ अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक साल में पा रहे रोजगार, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और आप आंकड़ों की फजिंग ऐसी करते थे कि 14.5 करोड़ में से 8 करोड़ इनऑपरेटिव आंकड़े आप लेकर टहल रहे थे, जब तक हमने उन आंकड़ों को दुरुस्त नहीं किया। और आज हर वर्ष मार्च महीने में 2014 के बाद ईपीएफओ के आंकड़े अपडेट होते हैं। ओके, ये रिकॉर्ड है। और अब ये इसकी बात है। अब वो एलपीजी गैस कनेक्शन का बता रहे थे, 225 रुपए जो है एलपीजी गैस का रेट था जब आदरणीय अटल जी ने आपको सत्ता का सूत्र दिया था। और आपने जो है जो अनसब्सिडाइज्ड गैस है वो आपके कार्यकाल में 2014 में 1271 रुपए सिलेंडर का भाव था अनसब्सिडाइज्ड, और सब्सिडाइज्ड 465 रुपए था। तो आपने जो है अगर 250 रुपए उन दिनों 225 बढ़ाया, 100% से अधिक बढ़ाया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लूट कर रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी जी को इस आधार पर आप कहते हो सरकार लूट कर रही है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या मैं लुटेरा कहूं? ये परंपरा शुरू होगी राजनीति में, ये विमर्श का स्तर होगा आपका। ओके, मैं एक बात यहां पर सिर्फ अपने, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास आऊंगा, क्योंकि सारी डिबेट की बीच जब एलपीजी की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, देखिए मैं इसमें सिर्फ कोई किसी सरकार की बात नहीं है, जाहिर सी बात है पब्लिक के बीच एक सेंटिमेंट होता है। पब्लिक एक बात ये भी कहती है, और पब्लिक कहती है, पब्लिक अक्सर ये कहती है कि भाई अगर कोई सरकार सुविधाएं दे रही है, और मैं फिर कह रहा हूं यहां मैं, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी सरकार हो, एक जनता की फीलिंग होती है कि अगर आप सुविधाएं दे रहे हैं तो हम पे करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एलपीजी का जिक्र चला तो इसलिए मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि एक वो दौर था जब एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको पहले सांसदों से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी, उसके बाद आपको एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए जो है लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, और आपको करीब करीब महीना 2 महीना की वेटिंग होती थी। इसी तरह से एक जमाना था जब टेलीफोन आपको लगाना होता था घर में, और किसी के घर में टेलीफोन होता तो बहुत बड़ी बात होती थी। वो दौर भी लोगों को याद है। और मैं फिर कह रहा हूं 93 में 15,000 डिपॉजिट दिया टेलीफोन कनेक्शन, मैं वही कह रहा हूं सर, टेलीफोन के लिए लोग पैसे देते थे, और उसके अलावा सांसद से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी। ये सब दौर है। उसके बाद बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है जब दाम बढ़ते हैं, लोगों को लगता है सुविधाएं मिल रही है तो लोग दाम देने के लिए तैयार भी रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है वो सुविधाओं के अनुपात में अगर लोगों को दाम देने पड़ते हैं तो लोगों को खलता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो लोग चुका रहे हैं वो क्या उस जो उनको सुविधाएं मिले उससे ज्यादा चुका रहे हैं क्या? ये सवाल कई बार सामने आता है, लेकिन ये सवाल मैं जनता के लिए छोड़ देता हूं। राजकुमार भाटी जी, क्या लगता है आपको कि आपको सबसे ज्यादा इस सरकार से शिकायत किस मुद्दे पर है? देखिए बाप, कुछ निजाम कुल सिपा कुछ और कहता है, परिंदा कुछ, सजर कुछ, आसिया कुछ और कहता है। सभा से ताजगी, गुंचों से रौनक, गुल से बुगायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनकी पीड़ाओं का अंत नहीं है, और लेकिन जब शुक्ला जी के आंकड़े सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ चंगा सी।
अगर हमें इन 9 साल का ईमानदारी से विश्लेषण करना अशोक जी, तो हमें माननीय मोदी जी के 2013 के भाषण याद करने चाहिए। माननीय मोदी जी क्या क्या कहते थे, जिन वादों पे उन्होंने चुनाव में वोट मांगा था वो कितने पूरे हुए। उन्होंने एक्स्ट्रा जो कर दिया उसको बाद में चर्चा करें, पहले उन पर फोकस करें जो वो कहते थे। माननीय मोदी जी का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि काला धन जो विदेशों में जमा है उसकी सूची कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जारी करती, सार्वजनिक करती। मेरी सरकार आएगी तो सूची सार्वजनिक करूंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए खाताओं में पहुंचा दूंगा। रुपए की कीमत जब घटती है जब सरकार का इकबाल घटता है, जब सरकार गिरती है तब रुपया गिरता है। रुपये को डॉलर के बराबर कर दूंगा। पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें और कही थी, संसद को अपराध विहीन कर दूंगा, राजनीति के अपराधीकरण पर पूरी तरह रोक लगाऊंगा। और जो चंदा, चुनावी चंदे में जो धांधली होती है, घोटाले भ्रष्टाचार होते हैं, चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेके आऊंगा। अगर इन 4-5 पॉइंट पर ही हम विचार करें तो ना तो सूची सार्वजनिक हुई है, ना काला धन आया, बल्कि 2 गुने से ज्यादा काला धन हो गया स्विस बैंकों में। ना पेट्रोल 35 रुपए लीटर हुआ, वो 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। अपराधी चुन के जो संसद और विधानसभा में आ रहे हैं, रिपोर्ट ये बताती है कि उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी है, अनुपात बढ़ा है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। और जो चंदे में पारदर्शिता की बात थी, वो तो एक ऐसा कानून लेके आ गए कि आज न देने वाली पार्टी का नाम पता चलता है, न लेने वाली पार्टी का पता चलता है। तो कहां ये हुआ, सुधार हुआ। दूसरी बात मैं एक टिप्पणी और करना चाहूंगा, मैं बहुत संक्षेप में, और आपसे माफी चाहते हुए, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा, सब चैनलों का ये हाल जो आपने शुरू में रिपोर्ट दिखाई, जैसे आपने फिल्म कहा, जब फिल्म दिखाई ऐसा लगा कि जैसे फिल्म इंटरवल में रोक के और दर्शकों को बाहर निकाल देगा, पूरी फिल्म नहीं दिखाई। एक अच्छे न्यूज चैनल की और एक अच्छे रिपोर्ट पत्रकार की रिपोर्ट जब होती है तो उसमें दोनों पक्ष होते हैं। आपने उपलब्धियां तो बताई, कुछ दृश्य वो भी दिखा देते हैं कि नोटबंदी में क्या हाल देश का हुआ था, कोरोना में क्या हाल हुआ था, मजदूर किस तरह सड़कों में भटक रहे थे, किसान किस तरह 1 साल तक धरने पर बैठे रहे थे। अभी जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, बेटियों के साथ क्या हुआ जंतर मंतर पर, वो, और अभी जो उज्जैन की खबर आ रही है, मोरबी की खबर आई थी, मोरबी में वो दोनों ठेकेदार, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, दोनों माननीय मोदी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं, उनके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं। उज्जैन में क्या हुआ, इतनी महंगी फर्जीवाड़ा हुआ है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चली। सर एक बात बोलूं, सर एक बात बोलूं, साल की गारंटी थी। सुनिए सर, एक बात बोलूं सर, एक बात बोलूं सर, आपने कहा, पहले तो आपने मतलब ठीक है, आप लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल मैं देखता हूं कांग्रेस वाले, विपक्ष, हमेशा पहले उनका हमला मीडिया पर ही होता है। आप लोग मीडिया पर भी हमला करते हैं, वो हमला आप जनता पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता बार बार जिता रही है ना बीजेपी को। लेकिन वो आपको पता है जनता पर हमला करेंगे तो जनता नाराज हो जाएगी। मीडिया तो किसी खेत की मूली नहीं, इसलिए मीडिया को जब चाहो मर्जी गरिया दो कि आपने ये दिखाया वो दिखाया। अरे सर, इस डिबेट में आप हैं, कमरू चौधरी हैं, आप अपनी बात रखना है, उसका भी तो हम मौका दे रहे हैं। ये आप नहीं देखेंगे, ये आप नहीं कहेंगे कि आपको जो है, जिसको आप कभी सरकार का भोपू कहते थे, और मैं फिर दावे से कहता हूं, इसी दूरदर्शन को आप लोग, समाजवादी पार्टी भी कहती थी सरकार का भोपू है। आज यहां विपक्ष को बैठ के पूरा टाइम मिलता है सरकार को, सरकार की सर, सरकार की, बिल्कुल सरकार की। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा जनता के बीच जाते हैं तो लोग नाराज, तो सर जनता के बीच आप 2019 में भी गए, और उत्तर प्रदेश में तो आपकी पार्टी को करीब 3 बार मौका मिला, तीनों बार जनता ने आपको ठुकरा दिया। तो आपको भी कहीं आत्मविवेचन करना चाहिए ना, कि जनता बार बार आपको ठुकरा रही है, उत्तर प्रदेश में ठुकरा रही है, केंद्र में ठुकरा रही है, तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि जैसे सब कुछ खराब है, वैसा जनता तो नहीं मानती। नहीं, आप मेरे आरोप को बिल्कुल मत चाहिए। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रखिए। मैं तो आपकी बात पर विश्वास करूंगा। आप बता दें तो श्रीवास्तव जी, आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। क्या एक रिपोर्ट में, जो न्यूज चैनल की रिपोर्ट में दोनों पक्ष शामिल होने चाहिए या नहीं होने? ईमानदारी से आप, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा, अब मैं आपको बताता हूं, हाँ ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सर, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। पहली बात, ये आज तारीख में, आज हमने प्रधानमंत्री को दिखाया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है,
वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना कहना है प्रधानमंत्री को लेके। दूसरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिखाया, वो उनकी आज की बाइट थी। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से कोई भी बाइट आई हो, क्योंकि मेरी टीम ने आज की जो न्यूज थी, आज की न्यूज में से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिया और प्रधानमंत्री को हमने लिया। आज की बाइट में, आज के उसमें कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सरकार को लेकर कोई बाइट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने नहीं चलाई। और एक बात, दूसरी बात सुनिए, मैं फिर आपको बोलता हूं, आप मेरे साथ कई डिबेट में जुड़ते हैं और मैं फिर आपको दावे से कह रहा हूं और मैं यहां पर सबको चुनौती से कह रहा हूं, 2015 से पहले आप दिखा दीजिए कि आपको विपक्ष को कब दूरदर्शन पर ऐसी खुली बहस का, खुली अपनी आलोचना करने का मौका मिलता था। 2014 से पहले दिखा दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूंगा। ये मैं फिर चुनौती देता हूं और मैं बार बार ये विपक्ष को चुनौती देता हूं, 2014 से पहले चुनाव के दिन छोड़ करके आप दिखा दीजिए कि कब आपको इस तरह से खुली बहस के लिए मंच देते थे हम। आज हम मंच दे रहे हैं क्योंकि यह सरकार अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार है, इसलिए मंच दे रहे हैं। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं उस आजादी की बात कर रहा हूं जो आज मैं या हम सब लोग महसूस करते हैं। आपके अपने नैरेटिव्स हो सकते हैं सर, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा और आपके नैरेटिव्स को मैं रखने के लिए भी बुलाता हूं। मैं आपके नैरेटिव्स को काटने के लिए मैं कहता हूं आप रखिए, अपनी बात रखिए। तो इसी तरह से आपने बात रखी। अब मैं आता हूं क्योंकि मुझे इस डिबेट को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन आप चाहें तो इस पर अपनी दोबारा बात रखें, मेरी बात को गलत साबित करें। मेरी बात को गलत साबित करेंगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर उसके बाद जी मैं अपने आपके द्वारा की गई अपनी सारी आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए विनम्रता से और आपकी बात का समर्थन करते हुए केवल एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि अशोक जी अगर कोई विपक्ष को बुलाकर डिबेट करा रहा चैनल, तो ये कोई एहसान नहीं है, बदलते समय का दौर है। आज हर चैनल पर डिबेट होती है, इसलिए आपकी भी मजबूरी, अगर आप पक्ष को नहीं बुलाते तो आपकी डिबेट कोई नहीं देख सकता। सर एक मिनट सर, आप फिर ओके सर मैं फिर आपको बता दूं, सर मैं फिर आपको बता दूं, ये कोई मजबूरी नहीं है हमारी, हम लोग टीआरपी की दौड़ में नहीं है। हम लोग एक मिनट सर राजकुमार भाटी जी सुनिए, हम लोग टीआरपी की दौड़ में होते तो हम सास बहू और साजिश दिखाते, हम लोग बहुत सारा एंटरटेनमेंट दिखाते जो बाकी चैनल दिखाते हैं। हम रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर 24 घंटे जो रिपोर्टिंग करते दिखाते कि वहां से स्कड मिसाइल गई, वहां से ये गई। हम ये सब नहीं करते सर, क्योंकि हम टीआरपी की दौड़, एक मिनट आपने कहा, क्योंकि हम टीआरपी की दौड़ में नहीं रहते। हमें टीआरपी, हमारी मजबूरी नहीं है आपको बुलाना, हम स्वेच्छा से आपको बुलाते हैं। हम चाहते हैं आप आइए, स्वस्थ जो है डिबेट कीजिए, स्वस्थ रूप से अपनी बात रखिए। हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये बात ठीक है। एहसान जो डेमोक्रेसी में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना एहसान नहीं होता, लेकिन सवाल यह है कि डेमोक्रेसी में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका इससे पहले कब मिलता था? आप ये बताइए ना सर, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए, 2014 से पहले दिखा दीजिए विपक्ष को कब मौका मिलता था इस तरह से अपनी बात रखने का, कब मिलता था? ये सरकार आलोचना सुनने के लिए तैयार है, आप लोगों को मौका दे रहे हैं, इसलिए दे रहे सर। आप बताइए, उसके बाद फैसला देश की जनता करेगी। अश्विनी महाजन जी, अश्विनी जी कुल मिलाकर जो शुरुआत हुई, मैं फिर उसी पर आता हूं क्योंकि आप अर्थशास्त्री है, इसलिए समझना जरूरी है। एक आंकड़े प्रेम जी ने दिए, बाकी जो है कमरू जी ने कहा कि आंकड़ों की फजिंग है, और एक सेंटीमेंट की बात राजकुमार भाटी जी ने कही। कैसे आप देखते हैं इस डिबेट में? देखिए, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, ये आंकड़ों की फजिंग इतना आसान नहीं है आज के युग में, खासतौर पर जब पूरी दुनिया की नजर आपके आंकड़ों पर हो। आईएमएफ के आंकड़े हैं कि भारत जब 2014 में भारत की जो जीडीपी थी वो $2 ट्रिलियन, और आज की स्थिति यह है कि ये $3.73 ट्रिलियन। और अगर करंट प्राइसेस पर इंडियन रुपीस में देखते हैं तो 135 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी थी उस समय, जो इस समय 272 लाख करोड़ रुपए की है, ये करंट प्राइसेस पर। अगर इन्फ्लेशन को अलग कर दिया जाए तो इसमें ये 63% का इजाफा हुआ है, जो 5.6% है 9 इयर्स में, जिसमें कोरोना का भी पीरियड शामिल है। और इस कालखंड में जो पैसे का फायदा हुआ रेवेन्यू का सरकार को, बीच में तो रेवेन्यू काफी कम हो गया कोरोना में, लेकिन इस पूरे कालखंड में जो रेवेन्यू बढ़ा उसका इस्तेमाल कहां हुआ, उसको कितना एफिशिएंटली हुआ, उसको भी देखने की जरूरत है। और खासतौर पर यदि हम देखते हैं तो
स्वाभाविक है। लोगों की अपेक्षा भी रहती है कि, और 95% लोग तो ऐसे बहुत धनवान नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2008-9 का जो आंकड़े थे उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे मकानों में रहती, शहरों में भी और गांवों में भी। गांवों में कच्चे मकानों की तादाद ज्यादा थी। तो ऐसे में ये जो 2015 से चल रही प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उसके तहत अभी तक लगभग 3 करोड़ घर बन चुके और एक करोड़ घरों का जो निर्माण है वो ऑन वे है, जिसकी जो अप्रूवल दी जा चुकी है और 5 लाख करोड़ रुपए इस पर सरकार की तरफ से अनुदान गया है। और कोई भी घर बनता है तो वो घर केवल सरकारी अनुदान से नहीं बनता है, लोग अपना भी पैसा लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा जो अर्थशास्त्रियों का अनुमान है, लगभग 20 लाख करोड़ रुपया अभी तक ग्रामीण और शहरी जो मकान बने हैं उनमें लगा। 20 लाख करोड़ जी 5 लाख करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया, बाकी का उन्होंने अपना और लगाया और अपना श्रम लगाया। ओके। तो जब रोजगार की बात आती है तो घरों में जो घरों का निर्माण होता है वो वहां रोजगार निर्माण नहीं होता है, ऐसा तो हम नहीं मान सकते। और इतनी बड़ी तादाद में जब होता है, 4 करोड़ लोग जब इससे बाहर आते हैं। और क्या है कि पहले जो सरकार की सोच हुआ करती थी, सोच सही भी है गलत भी है, मैं नहीं उस पर जा रहा हूं। पहले सोच होती थी कि लोगों को पैसा बांटा जाए और उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, एवरीथिंग, जो सभी राइट्स होते हैं, ये सरकार ने भी उसमें दिया। लगभग अभी तक 6 लाख करोड़ रुपया पिछले 9 सालों में मनरेगा स्कीम पर भी खर्च हुआ। लेकिन इस सरकार की एक सोच थी जो मैं समझ पाया एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते, कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना हो तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या पैसे बांट करके हो सकता है क्या। तो पैसे बांट करके जब हम करते हैं तो जैसे पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल की कीमतों को कम रखा। तो भारत में कई लोग बोला करते थे कि पाकिस्तान में तो बहुत पेट्रोल सस्ता है जी, डीजल बहुत सस्ता है। लेकिन आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है और भारत की क्या स्थिति है। ओके। भारत जो है 10वें स्थान से बढ़ता हुआ 5वें स्थान पर आ गया। ठीक। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से सोचा जाए तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $13 ट्रिलियन। हाँ, कमरू जी मौका दूंगा आपको जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल इतना ही नहीं हुआ, ये जो पहले पैसा हम लोग कहते थे कि पैसा जब सेंटर से जाता है नीचे तक जाता है तो बहुत बीच में लूट खसोट हो जाती है। मैं वो 85% की फिगर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सब लोग मानते थे। लेकिन अभी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कारण और जैकप्रिनिटी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में पैसा नीचे तक पहुंचा। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन मैं एक विषय पर जरूर आना चाहिए जो कमरू जी ने शुरू में उठाया था, क्योंकि वो सरकार से सवाल जरूरी है। सवाल यह जो कमरू जी ने कहा भी 80 करोड़ लोगों को आप अगर मुफ्त अनाज दे रहे हैं, अगर 80 करोड़ लोग देश में 140 में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की जरूरत है, तो फिर कैसे माना जाए कि वास्तव में देश जो है वो आगे बढ़ा है, देश की स्थिति सुधरी है। मैं इस सवाल पर आऊंगा और कमरू जी आपकी आपत्तियां भी लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जी मैं आ रहा हूं ब्रेक के बाद जी। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है, कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए।
दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम बात कर रहे हैं 9 साल देश का क्या है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़े हैं, कमरू चौधरी जी कांग्रेस से, प्रोफेसर अश्विनी महाजन अर्थशास्त्री हैं और राजकुमार भाटी जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से मैं आपसे एक जवाब, क्योंकि ये बार बार बात आ रही है 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त अनाज दिया जा रहा है तो फिर कैसे 140 करोड़ में से अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की जरूरत है तो फिर देश की तरक्की कहां हुई? देखिए, हमारे पास सोचिए कितना बड़ा फूड स्टॉक है कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त में कराने की स्थिति में है। और जब आप किसी को भोजन देते हैं तो किसी के जीवन के निर्वाह में, उसके आर्थिक निर्वाह में भोजन एक अंश है उसका। जैसे ही आप इस तरह का भोजन उपलब्ध कराते हैं तो मार्केट में पहला कि अनाज पर जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, महंगाई जो बढ़ सकती है, उसको आपने नियंत्रित कर दिया। आपने भोजन सुनिश्चित करके जो है महामारी के काल में किसी को भूखा सोने की संकट से मुक्त कर दिया और अर्थव्यवस्था को आप कंट्रीब्यूट करते हैं। और आप मान लीजिए उसी को सड़ा दें, जैसे इनके कांग्रेस के जमाने में गोदामों में मतलब गेहूं सड़ाने का जो है एक उद्योग था, कारोबार था कि लोग जो है वो खुले में हर बार गेहूं सड़ा देंगे, अनाज सड़ा देंगे, एफसीआई के गोडाउंस में नहीं है। तो उस रैकेट से मुक्त करके अगर इस देश की जनता को अगर हम भोजन कराएं तो इस पर कोई आपत्ति करे कि गरीबी भाई 80 करोड़ लोगों को भोजन कराना इस देश में विश्व मानवता के इतिहास में यह दृश्य नहीं है। इस पर आप सरकार की प्रशंसा करने की बजाय इसको कमी लेके, और आपके बगल में जो आपका प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृपा से उत्पन्न हुआ जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में एक बोरे आटे के लिए हत्याएं हो जा रही हैं। ओके, कमरू जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए जल्दी से इस पे। वो कह रहे हैं मुफ्त अनाज इसलिए जरूरी है ताकि फूड इन्फ्लेशन और सड़ने से तो अच्छा है लोगों को मिल रहा है ना। मैं बस प्रेम शुक्ला जी से यही जानना चाहता था कि 80 करोड़ लोगों में से कितना लोगों के पास में ईपीएफओ अकाउंट है। बहरहाल उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं 80 करोड़ लोग ईपीएफओ ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे हो सकते हैं? अजीब प्रश्न है मित्र आपका कि वो आंकड़ा ये आप अर्थव्यवस्था के मामले में आपको कोई जानकारी नहीं है कि आंकड़ा का जाल में देश का तरक्की जाल नहीं है, सत्य है ये। जो ये जाल नहीं है, सत्य है। जो अब मैं सवाल पूछूंगा प्रेम शुक्ला जी, आप ना सके मैं महाजन साहब से ये सवाल का जवाब मैं मांगता हूं। पहला नंबर चीज, आज अपना देश का कर्ज कितना है ये बताइए। यूपीए के टाइम में कितना कर्ज था, आज कितना कर्ज है? जीडीपी वर्सेस एक्सटर्नल डेट का तो रेशियो जो होता है वो यूपीए के टाइम में 67% था, आज के डेट में वो लगभग 85-86% क्यों आ गया? कितना रुपया हमारा सर पे कर्जा है? ठीक है, ये बता दीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मिनट कमरू जी, एक मिनट, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं फिर मौका दूंगा, मैं भाटी जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा अश्विनी जी तुरंत उसका क्विक रिस्पॉन्स। वो कह रहे हैं कि कर्ज जो है कितना है और कर्ज देश पे बढ़ा है तो फिर तरक्की कैसे हुई? चलिए देखिए, मैं आपको जानकारी के नाते बता दूं कि ये जो आंकड़े आते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, ये जीडीपी के अनुपात के रूप में होना चाहिए। रेशियो में हमारे पास इतना कर्ज था, अभी इतना हो गया। अनुपात की दृष्टि से मैं आपको बताऊं, कोरोना से पहले केंद्र सरकार का जो कर्ज था मात्र 48% रह गया था, जो उस समय लगभग 60% था, 48% रह गया था। कोरोना के कारण उस समय यह कर्ज की रेशो बढ़ी, लेकिन जो रेशो पहले बड़ी थी वो दोबारा से कम आनी शुरू हो गई। अभी इस समय 56% है। कहने का अभिप्राय यह है कि कर्ज जो है वो पहले से कम हुआ है केंद्र सरकार का। जो कर्ज 85% बता रहे हैं वो कर्ज है राज्यों का, उन राज्यों का जहां फीस दी जाती है। गलत आंकड़ा दे रहे हैं, दूरदर्शन गलत आंकड़ा नहीं दे रहा। आज के डेट में 2023 में खड़ा होकर जीडीपी वर्सेस डेट का रेशियो इंडिया का 83.1% है। ये बात मानते हो कि नहीं? केंद्रीय सरकार का बात कर रहा हूं। राज्य का और ज्यादा है। ओके कमरू जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। अश्विनी जी रिस्पॉन्ड कीजिए उनके सवाल पे। देखिए, ये आंकड़े गलत बता रहे हैं, 56% है। अभी मैंने जांच करके देख करके बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जो कर्ज जो 83% आप बता रहे हैं वो कर्ज है, राज्यों का कर्ज है, जो राज्य फ्रीबीज बांट करके। अब आप देखिए पंजाब का 56%, उधर आंध्र प्रदेश का लगभग 50%। लगातार ये जो राज्य हैं फ्रीबीज बांट करके, केवल दिल्ली में कर्ज नहीं बढ़ रहा ये लोग कहते हैं, लेकिन दिल्ली की
जीडीपी जो है पर कैपिटा वो देश से दुगनी है और रेवेन्यू भी दुगना है। इसलिए दिल्ली का विकास नहीं करो और पैसे बांट दो, वो अलग बात है, लेकिन बाकी सब राज्यों में फ्रीबीज जहां जहां बांटी जा रही है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है कि फ्रीबीज के बांटने के कारण राज्यों पर कर्ज बढ़ रहा है और इसके कारण देश पर कर्ज बढ़ रहा है, क्योंकि इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसलिए राज्यों को रोकना, ये जो 83% की फिगर बता रहे हैं, ये केंद्र और राज्यों का मिला करके है। और अगर केंद्र का कहें तो 56% है, और ये जो कम है ये उस समय से भी कम है जो 2014 के समय से। इस बीच में ओके सर मुझे एक ब्रेक और लेना, उसके बाद मैं राजकुमार भाटी जी के पास आऊंगा। एक सवाल जो है मैंने जो शुरू में उठाया था, क्योंकि भाटी जी भी उस सवाल को बार बार उठाते रहे कि देश में नफरत का माहौल इस सरकार ने बनाया। मैं उस पर आऊंगा भाटी जी आपको लेकर आपके पास, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। तो दो टूक में हम बात कर रहे हैं आज 9 साल क्या है देश का हाल, इसी पर हम सवाल कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी जी, 2 चीजें आप लोग ये कहते हैं, 2 चीजों पर मैं चाहूंगा आपका कमेंट, आपकी जो रिएक्शन है। एक, आप लोग कहते हैं देश में नफरत का माहौल है, ये लगातार विपक्ष के सवालों में रहता है। दूसरी तरफ करप्शन को लेकर यह सरकार कहती है कि भाई यूपीए सरकार के दौर में और खास करके जो आखिरी के 5 साल थे, 4 साल थे, रोज एक नए भ्रष्टाचार के खुलासे का, एक भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा होता था। सरकार कह रही है कि 9 साल में आप लोगों ने आरोप तो बहुत लगाए, लेकिन कई आरोपों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में गए, इधर गए उधर गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। क्या कहेंगे आप सर इन इश्यूज पे? नहीं, नफरत का माहौल तो देश में बढ़ रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकार जिसकी जिम्मेदारी उसे कंट्रोल करने की होती है, सरकार खुद बढ़ा रही है, सरकार के लोग बढ़ा रहे हैं, सरकार के मंत्री और सरकार का समर्थक मीडिया और सरकार के जो समाज में समर्थक हैं, वो अब जैसे उदाहरण के तौर पर एक घटना दिल्ली में हुई, एक बेटी की हत्या हुई,
और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुस्साहसिक हत्या है। उसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतनी कम है, और उस व्यक्ति को, हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन टारगेट तो हत्यारा ही होना चाहिए, और इसमें सवाल तो सरकार पे होना चाहिए कि क्यों सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही, क्यों रोजाना हत्याएं हो रही है, और सरकार इससे आगे ना हो ऐसी हत्या, उसके लिए क्या कदम उठाएगी, क्या किस तरह से नियंत्रण करेगी। इसके बजाय एक वर्ग विशेष पर निशाना साधा जा रहा है उस हत्या को लेकर। मैं आज देख रहा था टीवी चैनलों पर, लगभग सभी चैनलों पर वही भाषा बोली जा रही थी, और कुछ चुनिंदा लोगों को एक नए जो है वो पैदा हुए हैं आइकॉन, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्हें बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, मीडिया भी दे रहा, वो ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसको सुनकर लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो सकता है, गुस्सा पैदा हो सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं, फसाद बढ़ सकते हैं। तो ये तो चिंता की बात है अशोक जी, ये और ये इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि ये, क्योंकि अगर ये माहौल खराब होगा, नफरत बढ़ेगी, तो नुकसान सबका है। ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग का नुकसान है, ये केवल विपक्ष का नुकसान है, देश का नुकसान। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नियंत्रित करने के लिए सरकार को कदम उठाने। ओके, प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी के मंत्री मोहम्मद आजम खां दंगाइयों को थाने में बैठकर दंगाइयों को छुड़ाने का दुष्कर्म करने वाले, मुजफ्फरनगर दंगों में मुसलमानों को ही सिर्फ मुआवजा देने का कुकर्म करने वाले, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि यह कुकर्म है अखिलेश यादव का, कि आप जो है मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों में मजहब देखकर, जिन्होंने आतंकवादी हमले किए, राम मंदिर समेत तमाम धर्मस्थलों को टारगेट करने वाले जिहादियों को, उनके ऊपर के मुकदमे, चूंकि वो मुसलमान है इसलिए वापस लेने वाले श्रीमान अखिलेश सिंह यादव और अखिलेश यादव की इस सरकार ने, जिसने नवरात्रि पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी स्थिति थी कि कब्रिस्तान के लिए फंड था, स्मशान के लिए फंड नहीं था, बिजली दिवाली पे नहीं थी, ईद के लिए थी, जिनके कार्यकाल में ढूंढ कर जो है हर जिले में किसी तरह कहीं भी जो गोकसी का जो काम था, हर बाजार में गायें काटी जाती थी, और ये प्रेम था। मोहम्मद आजम खां और शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग, शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में खड़े कर दें, ये प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा ये है कि तालिबान का शासन का स्वागत कर दिया जाए। प्रेम की भाषा ये है कि मोहम्मद आजम खां मां भारती को डायन कह दें। प्रेम की ये भाषा है कि दाऊद इब्राहिम से चंदा लेकर मैं मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मना रहा हूं, ये बयान दे वो दाऊद इब्राहिम जिसने सैकड़ों निर्दोष भारतीयों का खून बहाया। अबू हासिम आजमी को आप संसद से लेकर विधानसभा तक भेजते हैं, जिस पर जो है आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप था, और जो कंधार विमान अपहरण कांड होता है उसमें पैरवी करने के लिए धन समाजवादी पार्टी देती। बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, हमारे मोहन चंद शर्मा जो है वो बलिदान करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बाटला हाउस के जिहादियों के साथ खड़ी रहती है। ये इनका प्रेम का पाठ था। ओके, मैं कमरू जी आपको भी मौका दूंगा, भाटी जी आपको भी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन आपने फिर क्योंकि मीडिया की बात की तो मैं यहां पर एक सिर्फ बात कर रहा हूं। आजकल एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो यूट्यूबर आजकल हैं और वो यूट्यूब पर बनाते हैं, और वो विपक्ष के बड़े फेवरेट है, क्योंकि आप देखिएगा उनके यूट्यूब, उनके वो जो है विपक्ष के। मैं आज उनके कुछ पुराने ट्वीट्स देख रहा था, उन्होंने हर ऐसे इशू पर जिसमें कोई हिंदू शामिल था उसको भगवा आतंकवाद कह के ट्वीट किया था, लेकिन हर उस मामले में जिसमें कोई मुस्लिम शामिल था वहां उन्होंने मजहब को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। तो सर होता क्या है राजकुमार भाटी जी, मीडिया की बात करें कि आप बाकी लोगों की बात करें, दिक्कत तब होती है इस देश के आम नागरिक को जब आप हिंदुओं को भगवा आतंकी कहते हैं, लेकिन जो लोग आतंक में शामिल होते हैं वहां कहते हैं कि आतंकवाद का तो कोई मजहब नहीं होता, और आए दिन भगवा को आतंकवादी कहते हैं, तो लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए नफरत फैलाने के लिए मैं कह रहा हूं वो सब लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस देश में जो है तुष्टीकरण किया और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ने दिया। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं जल्दी से। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है, बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा, और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम।
है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। चलिए 9 साल क्या है देश का, इसी पर चर्चा करें। कमरू चौधरी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, समय कम है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिएगा जी। उसके बाद राजकुमार भाटी जी, फिर मैं जी। अच्छा राजकुमार भाटी जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। नहीं, जो मैंने आरोप लगाए वो पूरी तरह प्रेम शुक्ला जी ने सिद्ध करती है कि मैं सही बोल रहा था। प्रेम शुक्ला जी की भाषा भी ऊपर हो गई इस मुद्दे को आते ही। पहले बड़ा शालीन बोल रहे थे, बड़ा संतुलित बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई एक धर्म को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने तो कोई हिंदू मुस्लिम का नाम लिया नहीं था, मैं सुप्रीम कोर्ट का कोट कर रहा हूं। बयानबाजी करनी शुरू कर दी। ये इनका चरित्र है। सुप्रीम कोर्ट का चरित्र आपको गलत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को दुष्चरित्र कह रहे हैं आप। होना नहीं चाहते। आप सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे। आपका चरित्र है, आप अपराधी हो, आप दंगे। अब आप बताइए। अरे आपके एक सांसद, आपके भाटी जी, आपके एक सांसद तालिबान के पक्ष में बोलते हैं, तब आपको नहीं दिखता। आपके एक सांसद जो है माफिया के पक्ष में बोलते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि आप लोग मजहब का वो बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन आप लोग तालिबान के पक्ष में बोलते हैं। सांसद बोलते हैं हिम्मत हो तो ये वर्क का विरोध कर दे, इनमें हिम्मत हो तो कर दे, हिम्मत हो तो कर दे, हिम्मत हो तो शफीकुर रहमान बर्क के स्टेटमेंट का निंदा कर दे। कल सपा इनका कान पकड़ के बाहर कर देगी, कान पकड़ेगी, सपा बाहर फेंक देगी। है हिम्मत तो बताओ ना, तालिबान का समर्थन करने वाले के विरोध में बोल सकते हैं? मुंह खोल सकते हैं आप? मुंह नहीं खुलता जी। भाटी जी, आपकी कदरता सबके सामने है। ये कदरता इसको कहते हैं, पलायन इसको कहते हैं, भीरुता इसको कहते हैं। चलिए ओके मेरा चरित्र ओके सर, एक और मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, फिर कमरू जी आपके पास तुरंत आ रहा हूं 30 सेकंड के लिए। कमरू जी आपके पास तुरंत आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं। कमरू चौधरी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, आपका आखिरी रिस्पॉन्ड 30 सेकंड। अशोक जी, आपका मुद्दा आज जो 9 साल मोदी जी का जो हालत है, जो आज प्रेम शुक्ला जी उसका उदाहरण है आपके स्टूडियो में। 9 साल में जो है कि प्रेम शुक्ला जी का जैसा, माफ कीजिएगा मेरे को, कि एक भक्त मंडली उन्होंने तैयार किया पूरा देश में। वो भक्त मंडली ना तो लॉजिक ना रीजनिंग सुनती है, नहीं बस सिर्फ हर हर मोदी, हर घर मोदी, यही इनका राग, इनको जपना है, ये राग इनको जपना है। और बाकी जो है जिस तरह से मुसलमानों को यहाँ पे जिहादी जो है पटना दे रहे, यहाँ पे जिहादियों के साथ क्यों खड़े होते हो? मणिपुर जो है वो जिहादियों के समर्थन में संगीत क्यों छेड़ देते हैं? पर लोग मर चुके हैं, इनको मणिपुर दिख नहीं रहे, जहाँ पे हमारे गौरव और छेड़ने वालों को ठीक करेंगे, हमारे जो एथलीट आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। गंगा में बहाने जा रहे, मोदी जी को टाइम मिलता है कर्नाटका का बागी एमएलए को फोन करने के लिए, लेकिन एक फोन नहीं कर पाएंगे। हमारा देश के गौरव, ये बेटियां जो गंगा में आज बहाने जा रही है, ये है देश का 9 साल का हालत। अत्याचार करने वाले प्रियंका से चिपक के चल रहे थे। पड़ोसी का ओके सर, ओके संक्षेप में, बहुत संक्षेप में प्रेम जी आपसे आखिरी कमेंट, फिर मैं एक आखिरी कमेंट जो अश्विनी जी से लूंगा 30 सेकंड में, क्योंकि आज के संदर्भ में उन्होंने कहा पहलवानों का जिक्र किया, उस मुद्दे पर जल्दी से 30 सेकंड में। पहलवानों को न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ख्याल रखा और की जांच हो रही है, लेकिन श्रीमती प्रियंका वड्रा जिन संदीप सिंह के साथ एकदम निकटता के साथ वहां गई थी पहलवानों को देखने, वो संदीप सिंह एक अनुसूचित जाति की कांग्रेस की उम्मीदवार के साथ उन्होंने शोषण किया और उसका पोषण प्रियंका जी कर रही हैं, साथ लेकर टहल रही हैं। दूसरा, अंकिता दत्ता जो असम की यूनिट की इकाई की अध्यक्षा थी, उनका जो लैंगिक शोषण करने वाले को इन्होंने उन्होंने कंप्लेंट की तो निकाल दिया। ऐसे लोग हैं ये तो सुकन्या कांड जैसे वाले लोग हैं, नहीं सुकन्या ब्रांड के लोग हैं। ओके मैं ओवर शूट कर रहा हूं। अश्विनी जी, एक आपका बहुत संक्षेप में आखिरी कमेंट,
कुल मिलाकर, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि आप सरकार को लेकर, आप सरकार की आर्थिक नीतियों की भी अक्सर जो है आलोचना करते रहते हैं। मैंने आपके कई लेख पढ़े। मोटे तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं अर्थव्यवस्था आज किस हाल में है, क्या लोग जो हैं ये महसूस कर सकते हैं कि देश जो है आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है? बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मुझे लगता है कि लोग देख ही रहे हैं, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लोगों के पास उज्ज्वला की योजना के तहत सिलेंडर हो, या मकान बनाने की बात हो, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, या यूपीआई हो, या ओएनडीसी अभी नया आया है, ई कॉमर्स का एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म आ गया। मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि आदरणीय कमरू जी के संदर्भ में आप जरूर पढ़ लीजिए कि ये 56% है, और जो 83% है वो सब लोगों का, सब स्टेट्स का मिलाकर के है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इस डिबेट में हमने उस झूठ को तो यहां पर रेखांकित किया है, जो बार-बार कि ये 83%। ओके सर, समय इतना ही है। सबके पास अपने अपने तर्क हैं और ये तर्क होने भी चाहिए। डेमोक्रेसी में एक स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आज के सवाल का जवाब जो है आपको आज नहीं मिलेगा, आज की डिबेट में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 24 तक का इंतजार करना पड़ेगा। 24 में जनता इन तमाम सवालों के जवाब देगी कि विपक्ष और सरकार में कौन सही है। फिलहाल इंतजार कीजिए, लेकिन चर्चा, डिबेट जारी रहेगी, जो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। नमस्कार।